हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड क्वेश्चन 3472 लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस आफ्टर एटमोस्ट के ऑपरेशन। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड एन इंटीजर के। तो एक स्ट्रिंग है और एक के इंटीजर वैल्यू है। ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। इन वन ऑपरेशन यू कैन रिप्लेस द कैरेक्टर एट एनी पोजिशन विद द नेक्स्ट और प्रीवियस लेटर इन द अल्फाबेट such that you can wrap around A is after Z and Z is uh, previous to A. So नॉर्मल सा सिनेरियो है। आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपके पास के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप। एक ऑपरेशन का मतलब होता है आप किसी भी इंडेक्स पे कोई भी कैरेक्टर को पिक करो, या तो उसे एक स्टेप आगे मूव फॉरवर्ड करो या एक स्टेप पीछे। एक स्टेप आगे का मतलब है कि आप ए से बी जा सकते हो, एक स्टेप पीछे का मतलब है आप बी से ए जा सकते हो। और स्पेशल कंडीशन भी दी गई है कि आप जेड से जब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो तो आप ए पर जाओगे, और ए से बैक स्टेप करोगे तो आप जेड पे जाओगे। तो ये हम ऑपरेशन के टाइम्स कर सकते हैं, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी भी कैरेक्टर पे सिर्फ एक ही बार नेक्स्ट कर सकते हो। आप जब तक आपके पास के ग्रेटर देन जीरो है, आप उस कैरेक्टर पर कितनी भी टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। Return the length of longest palindromic subsequence of S that can be obtained after performing at most k operation। Constraints में बताया गया है कि जो string की लेंथ होगी वो लेस देन और इक्वल टू 200 होगी, और जो k की वैल्यू होगी वो भी सेम लेस देन इक्वल्स टू 200। और जो स्ट्रिंग होगी उसमें लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज होगा। तो कुछ ऑब्जर्वेशन जो इससे हमें पता लगती है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज अ पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम इज सिंपली अ स्ट्रिंग ए बी ए, जो हम लेफ्ट टू राइट जब पढ़ेंगे और जब राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे उसमें दोनों तरफ से स्ट्रिंग सेम हो। अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ूँ तो ये ए बी ए होगा, और जब राइट टू लेफ्ट पढ़ूंगा तब भी ये ए बी होगा। तो ये एक पैलिंड्रोम है। व्हाट इज अ सबसीक्वेंस? अगर ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास ए बी सी डी, तो ए टू सी टू डी, तो ए सी डी एक सबसीक्वेंस है। सबसीक्वेंस जो हमारी कोई भी वैल्यू आप वन बाय वन पिक कर सकते हो, कोई भी कैरेक्टर आप स्ट्रिंग से वन बाय वन पिक कर सकते हो। डिपेंड ये करता है कि जो आपका सब सीक्वेंस बनेगा उसमें जो कैरेक्टर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंडेक्स जो पेरेंट स्ट्रिंग में थे उसी ऑपरेशन से होने चाहिए। मतलब क्या सब सीक्वेंस नहीं हो सकता। अगर ये ए बी सी डी है तो ये ए सी बी नहीं हो सकता, क्योंकि सी का जो इंडेक्स है वो यहाँ पर पहले है, बट पेरेंट स्ट्रिंग में वो इंडेक्स बाद में था, तो ये सब सीक्वेंस नहीं हो सकता। आई होप आपको सब सीक्वेंस क्लियर होगा। तो सबसे पहला काम, क्योंकि हमें एट एवरी कैरेक्टर हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है। ये जो बैक ट्रैकिंग का जो हम ऑपरेशन यूज करने वाले हैं इस तक हम पहुंचे कैसे उसको समझ लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ए बी सी ई डी। अब क्योंकि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता कि आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि हर एक कैरेक्टर के पास तीन पॉसिबिलिटीज है। पहला, कि उस पर कोई नेक्स्ट और प्रीवियस ऑपरेशन परफॉर्म मत करो, वो जैसा है उसको ऐसे ही रहने दो, रिमेन सेम। या आप उस पर नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो या प्रीवियस, और इसमें भी हाउ मेनी टाइम्स डिपेंड्स ऑन के। तो जब तक के ग्रेटर देन जीरो है आप या तो उस पर वन टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करो, टू टाइम करो, थ्री टाइम करो, नेक्स्ट, प्रीवियस। तो हमारे पास एट मैक्स तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, और हम अभी ग्रीडीली अप्रोच से ये नहीं बता सकते कि कौन सी पॉसिबिलिटी को यूज करके हमारा जो आंसर आने वाला है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस वो हमें मिलेगा। तो जब ऐसे पैटर्न्स हमें दिखते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो सिंपली उस क्वेश्चन को बैक ट्रैकिंग या रिकर्सिव ऑपरेशन की तरफ जाना होता है। और बैक ट्रैकिंग का ही नेक्स्ट पार्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है। मैं आपको पहले बता दूं, ये फंक्शन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही ये क्वेश्चन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ही क्वेश्चन है। बट जाएंगे वहां तक कैसे, वो बात देख लेते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि हर एक कैरेक्टर के पास तीन पॉसिबिलिटीज है,
बट हमारी सब प्रॉब्लम जो है कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस बनेगा कैसे, वो तो स्टिल अभी हम नहीं ढूंढ पाए। तो आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था पैलिंड्रोम का, ए बी बी ए, तो इसमें एक कैरेक्टर को यूज करके या एक ही कैरेक्टर को हम अगर अपने विजन में रख के चलेंगे तो पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। पैलिंड्रोम को बनाने के लिए हमेशा जब भी एक कैरेक्टर को आप देख रहे होते हो उसी के अगेंस्ट आपको दूसरा कैरेक्टर भी साथ में देखना होता है। मतलब अगर ये कैरेक्टर ith इंडेक्स पे है, तो अगर आपको पैलिंड्रोम बिल्ड करना है, मतलब हम पैलिंड्रोम बनाएंगे ना, अब स्क्रैच से बिल्ड करेंगे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम को, तो अगर ये ith इंडेक्स पे है तो आपको हमेशा n माइनस ith इंडेक्स वाले जो कैरेक्टर होगा उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। साथ लेके चलने का मतलब उसकी जो इस कैरेक्टर की वैल्यू होगी और जो n माइनस ith कैरेक्टर की वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए, तभी आप पैलिंड्रोम सीक्वेंस बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, आप खाली एक कैरेक्टर को लेके पैलिंड्रोम नहीं बना सकते। आपके पास एक इंडेक्स होगा जिस पे आप करंट कैरेक्टर को देख रहे होंगे और उस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। कुछ क्या, 3 ऑपरेशन है, उसमें से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। एक उसका बिल्कुल, जैसे अगर ये फर्स्ट इंडेक्स है तो ये लास्ट इंडेक्स होगा उस सीक्वेंस का। एक हमारा आर इंडेक्स होगा जो राइट मोस्ट वैल्यू को देख रहा होगा और वो भी सेम 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा अपने कैरेक्टर पे। और एक हमारा के तो हमारे साथ चल ही रहा है, के की वैल्यू होगी तभी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ग्रीडी अप्रोच आती है। ग्रीडी अप्रोच क्या बोलती है कि आप एल और आर को जब इनिशियलाइज करोगे तो आप एक्सट्रीम पॉइंट्स पे इनिशियलाइज करोगे। जीरो, एल जीरो से इनिशियलाइज होगा और आर होगा टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि तब आपके पास ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी ज्यादा बड़ा पैलिंड्रोम बनाने की। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर एल जीरो है और आर एन है और हमारा के भी हमारे साथ है, तो मेरे पास कितनी अ, बोल सकते हैं आप कितने पाथ्स हैं ट्रैवर्स करने के लिए। पहला जो हमने बोला था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, अब कुछ नहीं करना वो दोनों के पास है चॉइस, एल के पास भी है और आर के पास भी है। अगर एल कुछ नहीं कर रहा है तो वो सिंपली नेक्स्ट इंडेक्स पर चला जाएगा, उसने करंट कैरेक्टर को चेंज नहीं करा। और आर के पास भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ नहीं करेगा, तो आर भी और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बट एक हमारी यहाँ पर चॉइस हमें चाहिए, वो बोलती है कि अगर आपको पैलिंड्रोम बिल्ड करना स्टार्ट करना है, मान लो यहाँ से मैं डिसाइड करता हूँ आई वांट टू बिल्ड अ पैलिंड्रोम। अगर पैलिंड्रोम को बिल्ड करना है तो जो मेरे एक्सट्रीम एंड्स हैं ये और ये, इन पे जो कैरेक्टर है वो सेम होने चाहिए। करेक्ट। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो कैरेक्टर ओरिजिनल स्ट्रिंग में सेम थे, एस ऑफ जीरो वन स्ट्रिंग एट इंडेक्स एन पे जो कैरेक्टर है वो दोनों सेम है। अगर सेम नहीं है तो मैं उनको बना सकता हूँ सेम। कैसे बना सकता हूँ, जो उनके बीच का डिफरेंस होगा, अगर मेरी के की वैल्यू उस डिफरेंस से ज़्यादा है तो मैं कुछ के की वैल्यू को यूज़ करके उन दोनों को एक मिडिल पॉइंट पे लाके खड़ा कर सकता हूँ। कैसे, अगर ये ए है, इसको नहीं यूज़ करते हैं, अगर मेरे एल पे ए है और आर पे बी है, तो मैं, सॉरी बी नहीं, डी है, तो मैं ए को बी शिफ्ट करूंगा, डी को सी शिफ्ट करूंगा उल्टा, देन बी को सी शिफ्ट कर दूंगा या सी को वापस बी शिफ्ट कर दूंगा अल्टीमेटली। चलो बी को सी पे शिफ्ट कर देते हैं। तो मेरे ऑपरेशन कितने परफॉर्म हुए, एक के ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, तो मेरे 3 ऑपरेशन परफॉर्म हुए। 3 क्यों हुए, क्योंकि डी माइनस ए, अगर अल्फाबेट में इनके पोजीशंस इंडेक्स पोजीशन का हम डिफरेंस निकालेंगे वो 3 आएगा। और मान लो हमारा के यहाँ पर 4 था, तो मैं इसमें से 3 ऑपरेशन यूज करके 2 साइज का पैलिंड्रोम तो इनिशियलाइज कर सकता हूँ। मतलब इतना आंसर तो होगा ही होगा। एक्सट्रीम पॉइंट पे मैंने पैलिंड्रोम बना दिया है, अब मैं
श्रिंक कर रहा हूँ अपने एल और आर को। अगर बीच में कोई और मुझे पैलिंड्रोम बना तो मैं टू में वो ऐड करूंगा, बट एटलीस्ट मेरे पे टू साइज का पैलिंड्रोम तो है, क्योंकि ये सब सीक्वेंस है तो वो वैलिड भी है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली एल को भी +1 कर दूंगा और आर को -1 भी कर दूंगा। और के हमारा जितना डिफरेंस था ए माइनस बी में, उतने डिफरेंस से के श्रिंक हो जाएगा। चेक हम यहीं कर लेंगे, अगर के की वैल्यू लेस देन हुई डिफरेंस से तो ये चॉइस आपके पास है ही नहीं, ये प्रून हो जाएगा ट्री, ये ब्रांच आउट ही नहीं होगी रिकर्जन में, आप रिकर्सिवली आगे जाओगे ही नहीं। ठीक है, सिंपली यहाँ भी आपके तीन चॉइसेस होंगी, यहाँ भी आपके पास तीन चॉइसेस होंगी, यहाँ पर भी आपके पास तीन चॉइसेस होंगी। अब बेस केस क्या बोलता है? पहला बेस केस, जब आप एल को लेफ्ट इंडेक्स को प्लस कर रहे हो और आर को माइनस कर रहे हो, तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके लेफ्ट और राइट इंडेक्स इक्वल हो जाएंगे। किस केस में होंगे? मान ले ये आपके पास एक स्ट्रिंग थी ए बी ए, ये एल था ये आर था, आपने देखा ये दोनों सेम है, तो इनका डिफरेंस हुआ जीरो, ये जो डिफरेंस आएगा जीरो आएगा। आपने एल को भी +1 करा तो यहाँ पर आ गया, और आर को भी +1 करा यहाँ पर आ गया, तो एल और आर सेम हो गए। जब आपके लेफ्ट और राइट इंडेक्स एक सिंगल कैरेक्टर पे आके खड़े हो गए, तो वो कैरेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है आपके पैलिंड्रोम में? सिर्फ वन। तो जब भी आपका बेस केस बनेगा, जब आपका लेफ्ट और राइट इंडेक्स सेम इंडेक्स पे आके स्टैंड कर गए हैं, तो आप मैक्स टू मैक्स अपने पैलिंड्रोम में वन साइज का कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। सेकंड बेस केस एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर थे, एल यहाँ पर था आर यहाँ पर था, और आपने एल को शिफ्ट करा +1 से, तो एल आ गया यहाँ पर और आर आ गया यहाँ पर। तो जो आपका आर है वो एल से छोटा हो गया। तो जब आपका आर एल से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब है जो आपका लेफ्ट और राइट पॉइंटर थे वो एक दूसरे को क्रॉस कर गए। तो वहां पे एक तो आपको अपना ये रिकर्जन स्टॉप करना है, क्योंकि लेफ्ट तो वो सब देख के आ चुका है जो राइट को देखना था, जो राइट अब देखने वाला है। राइट वहां जाके कुछ फायदा ही नहीं है, आपका रिकर्जन वहां स्टॉप होना चाहिए। और जैसे ही आपका राइट लेफ्ट से पीछे चला जाएगा, आप सिंपली जीरो कंट्रीब्यूशन कर सकते हो पैलिंड्रोम में। जीरो से बढ़कर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, ये आपकी सेकंड टर्मिनेशन कंडीशन होगी इस पूरे ट्री की। गॉट इट? अब यहाँ बात आती है, क्योंकि ये बैक ट्रैकिंग है, क्योंकि पास आपके पास तीन पैरामीटर है एल आर एंड के, जब आप ये ब्रांचिंग कर रहे होंगे तो ये कहीं ना कहीं, अगर कोई यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स होगा, हो सकता है वो आपको यहाँ मिल जाए, है ना? जब ऐसी सिंपली पैटर्न हमें दिखते हैं, हम बोलते हैं इसको सब प्रॉब्लम्स, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो जो हम यहाँ पर जिस फंक्शन को कॉल आउट करके आंसर को यूज कर चुके होंगे, हम दोबारा उसी आर्गुमेंट से वो फंक्शन को कॉल आउट नहीं करेंगे, हम इस आंसर को स्टोर करेंगे और यहाँ पे आंसर यूज करेंगे। इसको बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आप बार बार रिकर्सिव कॉल नहीं मार रहे हो सेम आर्ग्यूमेंट के लिए फंक्शन में, क्योंकि आपने वो इंटरमीडिएटरी आंसर कहीं स्टोर करके रख लिया है। तो ये यहाँ पर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिकर्सिवली ग्रो कर रहा है आपका ट्री। अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज नहीं करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल, इसकी एक्सपोनेंशियल, हम बोल सकते हैं कि हर एक उससे 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, तो आपका एट मैक्स 3 रेज टू पावर समथिंग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट आई एम श्योर कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल ही होगी। जब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करोगे तो आपके पास एल की वैल्यू, आर की वैल्यू और के की वैल्यू, इससे डिफरेंट तो कोई आर्गुमेंट नहीं होने वाले। एल की वैल्यू 200 हो सकती है, आर की 200 हो सकती है, के की भी 200 हो सकती है। आई गेस 200 हो सकती है, या करेक्ट 200 हो सकती है। वैसे एल 200 तक नहीं जाएगा, एल एट मैक्स जा सकता है, सॉरी,
अगर आर्स हमारा लास्ट हुआ तो एल 200 तक जा सकता है। तो आपके पास कितने परम्यूटेशन होंगे इस फंक्शन को कॉल करने के लिए? वो होंगे 200 × 200 × 200, जो रफली आपका होता है 10⁻6 या 7 मान लेते हैं। इतने ऑपरेशन अलाउड होते हैं 1 सेकंड के अंदर। नॉर्मल मैट्रिक्स होता है किसी भी ऑनलाइन चर्च का कि 1 सेकंड के अंदर आपके 10⁻9 ऑपरेशन अलाउड होते हैं, और 10⁻7 कम है। तो 1 सेकंड के अंदर ये जो आपका पूरा फंक्शन है, जो आप लॉजिक लिखोगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में खाली यही था, आपको बस विजुलाइज करना था कि आपके पास हर एक कैरेक्टर में कितनी चॉइसेस हैं, और आपको क्यों दो इंडेक्स यूज करने हैं, क्योंकि पैलिंड्रोम को बनाने के लिए आपके पास हमेशा दो व्यू पॉइंट होने चाहिए, जो जिन दोनों पे आपके कैरेक्टर सेम होने चाहिए। आप जरूरी नहीं है हमेशा एक ही चॉइस पे चले, आप जरूरी नहीं है कि आप एल और आर को हमेशा मैच कराने की कोशिश करें। आप ये पाथ भी चूज कर सकते हैं कि जहां आपको कुछ नहीं करना है, ताकि आपके पास और भी चॉइसेस फ्यूचर में हो सके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए आप फोर्स करोगे कि L = R मुझे बनाना ही बनाना है, तो आप क्या पता शुरुआत में ही K को इतना लूज कर जाओ, जबकि K की जरूरत थोड़ी देर बाद थी। हो सकता है K की जरूरत यहाँ ज्यादा पड़ती, यहाँ आंसर आपको मिलता, बट आप जब K को लूज यहीं कर दोगे, सारे K यहीं खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ से आंसर वो बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। तो आपको ये तीनों ऑप्टिमल चॉइसेस यूज करनी होती है, और हर एक पाथ से आंसर को निकालना होता है। तो चलिए, काफी ज्ञान हो चुका है, इसी लॉजिक को पाइथन में कोड कर लेते हैं। रहा था उसको पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना होगा। लेट्स से उसका नाम सॉल्व है। उसमें तीन आर्गुमेंट हो गए, एल, आर एंड के। जो हमने बेस कंडीशन सोची थी, इफ एल इज इक्वल टू आर देन हम रिटर्न करेंगे 1, इफ आर इज लेस देन एन देन हमें रिटर्न करना था 0। नाउ हमारे पास दो चॉइसेस थी कि हम या तो एल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, सिंपली L+1 पे रिकर्सिव कॉल यूज करेंगे। तो हम ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली हम एल को सेम रखेंगे और आर पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, और सिर्फ आर को माइनस रन कर देंगे। और यहाँ पर हम अपने आंसर वेरिएबल को इनिशलाइज भी कर रहे हैं। इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उससे ये इनिशलाइज हो जाएगा। देन हमारे पास एक तीसरी चॉइस थी जिसमें हमें डिफरेंस निकालना था दोनों कैरेक्टर के बीच। लेट्स से एक फंक्शन है जो अभी हम थोड़ी देर में लिखेंगे। इसमें दोनों कैरेक्टर का डिफरेंस हम निकालेंगे। ये डिफरेंस अगर k से लेस देन होता है तो हम जो भी करंट आंसर चल रहा है, अगर उससे इस रिकर्सिव कॉल का आंसर बड़ा आएगा तो हम उसको अपडेट कर देंगे। एल भी एक इंडेक्स से अपडेट होगा और आर भी, और के डिफ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब के में से डिफ जितने भी कैरेक्टर हमने यूज, जितने भी ऑपरेशन हमने यूज कर लिया उतने हम माइनस कर देंगे। और यहाँ पर हमें 2+ करना होगा, क्योंकि दो कैरेक्टर तो मैच कर गए हैं। लेफ्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर था और राइट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर था वो मैच हो गया है। हो सकता है वो पहले से ही सेम हो, उस केस में हमारा डिफ की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ पर के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑपरेशन वैसे भी परफॉर्म नहीं हुआ। इन द एंड हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब ये जो फंक्शन था इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये फंक्शन दो कैरेक्टर को इनपुट ले रहा है और हमें रिटर्न करना है। क्योंकि हम कैरेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम इसकी एस्काई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमें एब्सोल्यूट यूज करना होगा। देयर इज अ कैच, हमने उस सिनेरियो को कंसिडर नहीं करा जब वो सर्कुलर वाली चीज जो हमने देखी थी, A to Z डिफरेंस 1 होगा ना कि 25। उसके लिए हम क्या करेंगे, 26 से माइनस करेंगे जो भी हमारी ये वैल्यू जनरेट होगी, और इन दोनों वैल्यू का मिनिमम ले लेंगे। तो नॉर्मल केसेस के लिए ये वाला जो हमें एक्सप्रेशन है वो आंसर देगी, बट जो A और Z वाले तरीके हैं जिसमें हमें
ए यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 25 मिलेगी, बट 26 से माइनस होके वो 1 हो जाएगी, और उन दोनों का मिनिमम जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा, तो उस केस में 1 रिटर्न होगा। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमारा आंसर रॉन्ग आया है, आउटपुट नल है, क्योंकि अच्छा हमने इनिशियलाइज ही नहीं करा अपने फंक्शन को। तो फंक्शन इनिशियलाइज होगा जीरोथ इंडेक्स एल के लिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 आर के लिए, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है। इनपुट टेस्ट केसेस दोबारा रन कर लेते हैं। तो इस बार हमारे इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने डीपी का यूज़ नहीं करा, तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि इसमें टाइम लिमिट एक्सीड आएगा विदाउट डीपी अगर हम इसको सबमिट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा टाइम लिमिट एक्सीड आ गया है। अब सिर्फ डीपी को यूज़ करने के लिए हम एक डेकोरेटर का यूज़ करेंगे। पाइथन में एक डेकोरेटर होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसका जिक्र करा था कि आप कैशे नाम का एक डेकोरेटर इस फंक्शन पे ऐड करते हो, तो इम्प्लिसिटली इस फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी विद दीज आर्ग्यूमेंट्स, वो प्रोग्राम खुद कैश कर लेगा। आपको एक एक्सप्लिसिट कैश स्टोर बना के उसमें खुद मैनुअल एफर्ट डाल के हर एक आर्गुमेंट के लिए वैल्यू स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस डेकोरेटर का यूज करके भी इस फंक्शन को कैश कर सकते हो। तो एक बार दोबारा सिस्टम टेस्ट केसेस रन करके देख लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो मीडियम लेवल का ही था। सिंपली हमें पता करना था कि कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास हर एक कैरेक्टर पे। हमें एक इंडेक्स से काम नहीं चलेगा, हमें एल और आर दो इंडेक्स यूज़ करने होंगे, और इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ होगा। तो ये तीनों चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद ही हम इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो देख के एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।